फेज 2, इसकी छुट्टियों को परमानेंट लीव में बदल दिया जाए। 20 जनवरी 2022। अब एक के बाद एक मेरे सामने चौंकाने वाली बातें आ रही थी। मुझे एक ईमेल मिला जिसमें मुझे कहा गया कि मेरी वॉलंटरी लीव को एक्सेप्ट कर लिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर माधुरी के रेजिग्नेशन को भी मंजूरी दे दी है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सब एक साथ मिलकर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। मैंने तुरंत लिखा, बोर्ड मेंबर ने पहले माधुरी के रेजिग्नेशन की बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, और जब माधुरी टेक्निकली बोर्ड मीटिंग में अवेलेबल नहीं थी, मैं उनकी तरफ से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं समझ गया था कि मीटिंग में हर एक मुद्दा मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मैं इस बात से अग्री नहीं करता था। माधुरी इस तरह ऑफिस में चलते अत्याचारों को देखकर परेशान थी। उसने डिसाइड किया कि वो अगली सुबह ऑफिस नहीं जाएगी। ऑफिस में जो दूसरे लोग थे उन्होंने बताया कि दिन भर ऑफिस में कोई ना कोई एक्टिविटी होती रही, लेकिन कुछ भी पहले की तरह पॉजिटिव नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो पिछले 3.5 साल से वो देखते आ रहे थे। आमतौर पर मैं अपने फादर को अपने बिजनेस डिस्कशन में शामिल करता हूं। हालांकि दूसरे ही दिन उन्होंने सोहेल और सुमित के संबंध में कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बताया कि वो सब मुझसे धोखा कर रहे थे, जबकि माधुरी खुलकर कई मौकों पर अपनी तरफ से विरोध कर चुकी थी। माधुरी को इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने सोचा कि वो ज्यादा ही परेशान हो रही है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे दिमाग की घंटी को बिल्कुल जैसे जगा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी नाक के नीचे ही मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने बोर्ड मेंबर्स से यह पूछने का फैसला लिया कि भाविक, जो ना ही हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और ना ही शेयर होल्डर, वो ऑफिस का पूरा सिस्टम कैसे संभाल रहा है। मैंने पूछा, क्या यही कारण है कि आप सब बार बार मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं छुट्टियों पर चला जाऊं? सिर्फ एक मेंबर ने मेरे मेल का जवाब दिया। सोहेल का मेल आया। माधुरी ने मुझे बताया कि सोहेल ने लिखा है, जांच पूरी होने तक मुझे टेम्पररी लीव पर रखा गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए मैं ऑफिस में नहीं जा सकता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर भाविक ने मुझसे कहा कि हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पंचशील क्लब में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। वो बिल्कुल टाइम पर आ गया। उसने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं समझ सकता था कि सोहेल मुझसे एम्पैथी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बोर्ड मीटिंग में वो भी मेरे खिलाफ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोहेल मेरे पास आकर कुछ प्लानिंग करना चाहता है, उसका कोई मतलब है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने सोचा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने उससे क्लियरली कहा, अगर वो मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है तो मुझे सबसे पहले शाश्वत से मिलना है। मैंने तय किया कि अगर मैं शाश्वत को अपने साथ में ले लूं तो मैं सोहेल को बोर्ड से हटा सकता हूं। शाश्वत मेरे इस प्लान से अग्री करता था, लेकिन इस मीटिंग के बाद वो तुरंत ही टर्की चला गया। 22 जनवरी 2022। इस दिन की शुरुआत एक ईमेल के साथ हुई। ईमेल में यह सुझाव दिया गया कि 2 मेंबर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में शामिल हैं, जिसमें सोहेल समीर और सुमित सिंह का नाम सामने आया, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस केस मेंबर को चुनने में जल्दबाजी दिखाई। ईमेल के जरिए ही मैंने इस कम्युनिटी के गठन पर अपनी आवाज उठाई। मैंने बताया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। बिल्कुल मेरी ही तरह रजनीश कुमार ने भी इस प्रपोजल का विरोध किया। उसने कहा कि इस तरह का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता। लेकिन 23 जनवरी को दूसरे ही दिन एक रिव्यू कमेटी ऑर्गेनाइज की गई, जिसका लीडर रजनीश कुमार को बनाया गया। अब बस यही वो मौका था जिस पर रजनीश कुमार भी मेरे खिलाफ हो गए। ये भी बातें तय हुई कि लॉ फर्म के अमरचंद मंगलदास भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, और मैं ये जानता था कि ये सुमित सिंह की पार्टनर कंपनी के साथ भी काम करते हैं। मैंने कमेटी के स्ट्रक्चर पर आवाज उठाई। मैंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने ये भी कहा कि ये शेयर होल्डर्स एसोसिएशन के खिलाफ है। इसमें बोर्ड की किसी भी बैठक में बोर्ड के मेंबर का होना जरूरी है। कोई बाहर का इसमें शामिल नहीं हो सकता। मैंने यह भी बताया कि सुमित सिंह बोर्ड मेंबर नहीं है। पिछले दिनों जो भी हो रहा था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। जितना ज्यादा मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, मुझे यह एहसास हो रहा था
कि यह सब किस तरह से प्लान किया गया है। मुझे यह भी समझ आ गया कि कोटक के साथ लीगल नोटिस के लीक होने में भी मेरे ही ऑफिस के किसी मेंबर का हाथ है, और यह कोई और नहीं, सुमित सिंह था। क्योंकि उस लीगल डॉक्यूमेंट की जानकारी सिर्फ सुमित को थी और वो इसका उपयोग कर सकता था। मैं ये भी समझ गया कि कैसे कोटक के लीगल पेपर को मीडिया में मुद्दे की तरह उछाला गया है, कैसे मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी बात को ड्रामेटाइज कर आगे बढ़ाने का काम इन्होंने ही किया, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ऐसे मेंबर के साथ मिलकर काम कर रही है जिससे इनके फैसले बिल्कुल एक तरफा जा रहे हैं। जिस बिजनेस को मैंने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर तैयार किया था, उसे इस तरह से बिल्कुल बदलते देखना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं ऐसे इसे नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैंने बोर्ड को एक ईमेल लिखा। मैंने उन्हें अपना फैसला बताया। मैं अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। मैं कोटक के वकील के पास पहुंच गया और अपनी वॉलंटरी लीव को खत्म कर फिर से शुरू करने को तैयार हूं। मैंने यह भी कहा कि मैं कल से ऑफिस वापस आना चाहता हूं। इस ईमेल को भेजने के 1 घंटे के बाद ही एक और बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और मुझे इनवाइट किया गया। 25 जनवरी 2012। इस बार जब मैं जूम मीटिंग पर लॉग इन हुआ, मैंने देखा कि एक विंडो पर कुछ हाई क्लास वकील बैठे हुए हैं। इस तरह नॉर्मल सी बोर्ड मीटिंग पर इस तरह के वकीलों का बैठना मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही चलता गया जैसा मीटिंग में होता है। 10 से 15 मिनट बाद रजनीश कुमार ने भी मीटिंग को ज्वाइन किया। उसने कहा कि हम इस मीटिंग में वकील की प्रेजेंस नहीं चाहते, इसलिए इन्हें यहां से जाने के लिए कहा जाए। मैं समझ सकता था कि इस तरह वकीलों को बोर्ड मीटिंग में बुलाने के पीछे इनका क्या मकसद है। इसी बीच मिकी मल्का आए। उन्होंने अपना डिसीजन बताया। उन्होंने कहा कि वो बोर्ड मीटिंग के दौरान अपना कैमरा बंद रखेंगे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वो व्हाट्सएप पर दूसरे अटेंडर से बात करना चाहते थे। अब यह बात तो तय है कि हमें शपथ लेनी चाहिए कि कोई भी कंपनी बोर्ड मीटिंग पर अपने मेंबर्स के अलावा किसी और को शामिल नहीं करेगी, बल्कि हमारे साथ कमरे में भी किसी और का होना ठीक नहीं है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब कंपनी इस बोर्ड मीटिंग का वीडियो बना रही हो या फिर आरओसी के जरिए ऐसी किसी रिकॉर्डिंग की मांग की गई हो। यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि भारत की कंपनियां अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। मैंने इस बोर्ड मीटिंग पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया। मैंने कहा कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट का पालन इस मीटिंग में नहीं किया जा रहा है। सुमित बोर्ड मेंबर नहीं थे और ना ही किसी कमेटी में वो शामिल हो सकते थे। अगर इस मीटिंग का संबंध कोटक से है तो फिर सुमित शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कोटक को नोटिस उन्होंने ही भेजा था। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो सुमित आखिर इस मीटिंग में क्यों है? इस मीटिंग में ऑर्गेनाइज की गई नई कमेटी में सोहेल को अपॉइंट करने के मुद्दे पर भी मैंने कहा, सीईओ बनने के बाद सोहेल के पास बोर्ड की सीट नहीं थी, जबकि शाश्वत और मैंने उन्हें बोर्ड में नॉमिनेट किया था। अब मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता हूं। जहां तक अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेंबर बनाया जा रहा है, बोर्ड से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कंपनी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकती। मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी में सुमित सिंह और अमरचंद मंगलदास कंपनी के लिए आवाज उठाई। मैंने खुलकर इन दोनों का विरोध किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे दीवारों से बात कर रहा हूं। किसी के कानों तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में मेरा निर्णय सोच रखा था। दिलचस्प बात यह है कि 25 जनवरी को पहली बार मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म को बोर्ड के सामने लाया गया, एल्वारेज एंड मार्शल। यहां पर यह बात भी सामने आई कि मुझे परमानेंट लीव देने की बात इसी फर्म के जरिए आगे बढ़ रही है। इसी फर्म ने 24 जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट दी है। बोर्ड की इस मीटिंग पर तरह तरह के सवाल उठाए गए, बातें की गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एनालिसिस, कंपनी की पॉलिसी की बात की गई। मुझे कहा गया कि अब इस मुद्दे पर वोटिंग का टाइम है, इसलिए मुझे स्क्रीन छोड़ना होगा। बोर्ड वोटिंग करेगा। अगले दिन मैंने देखा कि रजनीश कुमार का एक मेल आया है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे परमानेंटली लीव पर जाना होगा और उनके अलावा मुझे कंपनी के किसी भी एसोसिएटेड मेंबर से बात करने की परमिशन नहीं दी गई है। फेज 3, मीडिया की लड़ाई। अब वो टाइम आ गया था जब सिक्वोया एक्शन लेने को तैयार थी। बोर्ड की तरफ से मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि मैं प्राइवेसी मेंटेन रखूं, मैं बातों को लीक ना होने दूं, क्योंकि हर सिंगल मिनट में बोर्ड की मीटिंग जारी थी।
सभी बातचीत में लगे हुए हैं। रिपोर्ट को अभी बोर्ड के सामने पेश किया जाना था। दरअसल पहले जब भी मीडिया में कोई रिपोर्ट लीक होती थी तो मैं बोर्ड को ईमेल लिखता था। मैं खास तौर पर रजनीश कुमार को ईमेल लिखता, उनसे पूछता कि उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया। समझ चुका था कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ही बातें लीक हो रही हैं। मैंने सभी से कहा कि मुझे सील बंद लिफाफे में अपने ओपिनियन लिख कर दें, मुझे ईमेल बिल्कुल ना किया जाए। और मैंने देखा कि इधर बोर्ड मीटिंग चल रही है, उधर मीडिया में मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर रिपोर्ट कंपनी के कंट्रोल में थी, लेकिन मेल के जरिए लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया, भारत पे में धोखाधड़ी के आरोप के साथ अशनीर ग्रोवर को बर्खास्त किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माधुरी की सर्विसेज को भी भारत पे से खत्म किया जा रहा है। कई बार ऐसी खबरें आती कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। भारत पे में आने से पहले वो अपना फैशन बुटीक भी चला रही थी। ये भी खबरें छापी गईं कि कंपनी हमेशा से एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को काम पर रखने की कोशिश कर रही थी, एक बेहतरीन व्यक्ति को इस पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार अशनीर ग्रोवर इस फैसले को ठुकरा देते थे। इस तरह की झूठी रिपोर्ट्स मीडिया में चलाई गईं। बात यह थी कि मैंने अक्टूबर महीने में एक बेस्ट आईटी कंपनी को मना लिया था। उनके जरिए यह तय हुआ कि दिल्ली और आईआईएम कोलकाता के एक फॉर्मर स्टूडेंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनके लिए ऑफर लेटर भी जारी कर दिया गया था, और इसमें सोहेल समीर भी मेरे साथ थे। जब इस तरह से मीडिया पर खबरें चलने लगी, तब भारत पे ने मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि पहले ही अनुमान लगाकर खबरें ना छापें, सही फैसला आने दें। 9 फरवरी को मुझे पता चला कि पीडब्ल्यूसी को भी रिव्यू कमेटी के तौर पर बुलाया गया है। बाद में यह क्लियर कर दिया गया और एसएचए ने कहा था कि फाउंडर को उनके लापरवाह व्यवहार और मिसकॉन्डक्ट के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है। ऐसा कोई भी फैसला बिग 4 फर्म के द्वारा लिया जाता है जिनका कंपनी से कोई रिलेशन ना हो। इसी क्लॉज को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूसी अब आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जल्दबाजी में सेलेक्ट किया गया था। एक बात जो कंपनी ने ध्यान नहीं दी वो ये थी कि पीडब्ल्यूसी कंपनी के साथ एक लंबे समय से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने भारत पे के साथ कई बार काम किया था। एक बात यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाविक सिकोया में काम कर चुका था। इसके वहां से मूव करने के बाद ही सिकोया में हर्षल कामदार आए थे, जो कि एक्स पीडब्ल्यूसी एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं समझ गया था कि रिव्यू कमेटी को खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि मेरे टर्मिनेशन का निर्णय लिया जा सके। अब एल्वारेज एंड मार्शल रिपोर्ट बोर्ड के सामने प्रेजेंट होती, उससे पहले ही यह खबर मीडिया में फैल चुकी थी। खबरें कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थी। भारत पे में फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज पाई गई है। हिंदू बिजनेस लाइन ने 4 फरवरी 2022 को यह खबर छाप दी। moneycontrol.com ने भी 4 फरवरी को मिसिंग कंसल्टेंट, पेमेंट घोटाला, नॉन एग्जिस्टेंस वेंडर, भारत पे के साथ क्या होने वाला है, ऐसी खबरें छाप दी थी। मुझे यह समझ आ गया कि एल्वारेज एंड मार्शल रिपोर्ट को बोर्ड मेंबर्स के सामने लाने से पहले ही मीडिया के सामने खोलकर रख दिया गया है। माधुरी ने भी नाराज होकर बोर्ड को एक मेल लिखा। उसने लिखा कि रिपोर्ट लीक हो रही है। उसने बोर्ड मेंबर्स पर आरोप लगाया। उसने कहा कि वो अपनी पोजीशन तभी छोड़ेगी जब उनका नाम इन सभी मामलों से साफ होगा। उसने अपने लिए सही मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने उसे ऐसा करने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी।